हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों की एग्रोनॉमी की सीरीज चल रही है नेमराज सुंडा की। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो जनरल एग्रीकल्चर के बारे में था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है और एग्रोनॉमी की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। एग्रोनॉमी में हमने देखा जो एग्रोनॉमी से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, फैक्ट पॉइंट थे, वन लाइनर पॉइंट थे, उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। आज हम लोग जो है सीखेंगे जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी गई हैं, जैसे क्रॉपिंग इंडेक्स हुआ, क्रॉप रोटेशन हुआ, ये सब जो चीज़ें हैं इनको आज हम लोग वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हो चैनल से को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एक मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को इसके साथ सामने आने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में से आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं प्रीवियस वीडियो आप लोगों को अच्छे से तैयार हो गया होगा, क्योंकि तैयार ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये बुकें आप लोग जानते हैं सभी लोगों के पास है, सब लोग पढ़ते हैं। हमने पढ़ने का तरीका भी बता दिया है कि आप कहीं भी जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं या कहीं रास्ते में आते जाते हैं तो ईयरफोन लगा करके वीडियो को सुन लेंगे और मन में ही प्रश्न का आंसर भी देंगे, तो आपका जो है सबसे अच्छे तरीके से आपका तैयार हो जाएगा और एक यूनिक हो जाएगा। और आप जानते हैं कितनी इस भीड़ में जो है 3446 मान लीजिए अभी पोस्ट आने की जिस पे अध्याचन आया हुआ है, इतने पोस्ट पे आया हुआ है, तो तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो इस उद्देश्य से आप लोगों के कहने से, आप लोगों के चाहने से जो है एक क्लास नेमराज सुंडा की कंप्लीट कराऊंगा टाइम तक। अब पहले और आज का इस एग्रोनॉमी में कोई पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सभी पॉइंट इसमें आप लोगों को जैसे कि एग्रोनॉमी हुआ, सॉइल साइंस हुआ, हार्टिकल्चर हुआ, ये तीनों सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके सिलेक्शन के लिए। बहुत बड़ा इनकी भूमिका रहेगी। लगभग कह सकते हैं कि 40 से 50 क्वेश्चन जो है आपको इन तीनों चार सब्जेक्ट से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा 2 प्रश्न है प्रीवियस वीडियो से, उसको इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न हमारा है, फसल जो सबसे अधिक पोटास ग्रहण करती है। फसल, पहला क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा। फसल जो सबसे अधिक पोटास ग्रहण करती है कौन सी फसल है? फसल का नाम बताएंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, बरखा किसकी किस्म है? ठीक है, बरखा किसकी किस्म है? ऑप्शन दे देते हैं, उड़द की है कि मूंग की है कि अरहर की है कि लोबिया की है। ठीक है, आप जो है कमेंट करके बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एग्रोनॉमी के टाइप जो है महत्वपूर्ण बिंदु को जो अवधारणा दी गई हैं इसको हम लोग कवर करते हैं। ये चीज़ें और एक और जो बता देते हैं, जो अमित सर का वीडियो 28-29 क्लास है उसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वो सभी चीज़ों को एनालिसिस करके सभी बुकों का निचोड़ करके आप लोगों को दिया गया है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्लास उसको जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या है? सस्य विज्ञान दो ग्रीक शब्दों से व्युत्पन्न, ड्राइव शब्दों से बना हुआ है। एक एग्रो मतलब क्या होता है? खेत होता है। नॉमस मतलब क्या होता है? प्रबंध होता है। तो परिभाषा क्या है? शस्य विज्ञान को कृषि विज्ञान की वह शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या किया जाता है जो उच्च उत्पादकता के लिए फसल को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए तरीकों को अपनाए जाने से संबंधित है। ठीक है, ये परिभाषा रही। परिभाषा आप लोगों को जरूर ध्यान देना है। इसके बाद क्या है? दूसरा पॉइंट, भारतीय कृषि मुख्य रूप से जीवन निर्वाह के रूप में है। आप जानते हो कि कृषि, हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है, आप जानते हैं सभी को। अब इसके बाद अगला पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इन पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, इन पॉइंट को देखते हैं। जो है पीटर डिकर्सन जी, आप जानते हैं कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है? पीटर डिकर्सन जी। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान देना है, आप लोगों को तैयार भी हुआ है। ने पहली बार अपनी पुस्तक, क्या है पुस्तक का नाम भी आप इनको ध्यान रखेंगे, कौन सी पुस्तक है? ओपस रूलालियम कमोडारम। ठीक है, तो आप इस पुस्तक को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑथर में पूछा जा सकता है। में जो है एग्रोनॉमी से संबंधित कई साहित्य एकत्र किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। दूसरा पॉइंट क्या आता है? इसीलिए इन्हें एग्रोनॉमी के जनक कहा जाता है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डिकर्सन जी हैं। ठीक है, आप लोगों को तैयार है। और इसके बाद जो है वान हेलमोट ने जो है निष्कर्ष निकाला कि वनस्पति का मुख्य तत्व क्या है? पानी है। ठीक
ठीक है। अब पूछा जा सकता है वनस्पति का मुख्य तत्व किसने कहा पानी है, तो किसने कहा, वान हेलमोट ने कहा। ठीक है। अब आते हैं इस पॉइंट पे आते हैं जोसेटुल ने क्या कहा। तो आपको क्या देखना, एक पुस्तक है हार्स होइंग हस्बेंड्री। आपने हमने जो है प्रीवियस वीडियो में भी बताया है हार्स हाउस हस्बेंड्री किसकी पुस्तक है, जोसेटुल की है। फादर ने प्रकाशित की। ये उनके द्वारा सबसे पहले बीड और जो है टिलेज शब्द दिया गया। तो किसके द्वारा, जोसेटुल के द्वारा। ये आप लोगों को तैयार है, पहले भी बताया। ने जो है खरपतवार विज्ञान के पिता कहा जाता है। फादर ऑफ टिलेज के रूप में किसे जाना जाता है, जोसेटुल को जाना जाता है। तो आपका इस अभी का निचोड़ के बात करते हैं। आपको क्या ध्यान देना है, पीटर डिकसन जी को देखना है और जो है जोसेटुल को देखना है। इनकी पुस्तक को देखना है और पीटर डिकसन जी की पुस्तक को देखना है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। आइए और जो फैक्ट है इसको हम लोग देखते हैं, इन्हें देखते हैं हम लोग। ठीक है। अब एक और है आथर, एक और है साइंटिस्ट जो है आर्थर यंग हैं, ने जो है पोल्ट्री, डंग, कूड़े, बारूद आदि जैसे कई सामग्रियों को लगाकर फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए पॉट कल्चर प्रयोगों का संचालन किया। इन्होंने जो है 46 संस्करणों में एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर के रूप में अपना प्रकाशन किया। ठीक है, इसको देखना है। अब खेत के लिए सही मायने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत कब हुई, 1840 में जस्टिस वान लेबिंग ने की। ये भी आपको लोगों को ध्यान देना है। अब महत्वपूर्ण जो अवधारणाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इनको हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण जो अवधारणाएं बनती हैं, जैसे कि लीफ एरिया इंडेक्स। पहला क्वेश्चन बनता है लीफ एरिया इंडेक्स किसने दिया, तो आप लोग बताएंगे किसने दिया, वाटसन ने दिया। अब ऐसे जब आप कहीं घूमते हैं तो आप जैसे हम बोल रहे हैं कि लीफ एरिया इंडेक्स किसने दिया, तो आपका तैयार है कि नहीं तैयार, आप तुरंत आंसर देंगे कि लीफ एरिया इंडेक्स किसने दिया, वाटसन ने दिया। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप लोगों का तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग, भूमि समतुल्य अनुपात, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो किसने दिया। अब इसको भी देखते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है, आते हम देखते हैं। तो जो है इसका एकमात्र फसल द्वारा जो है धारण क्षेत्र से उत्पादित उपज एवं इंटरक्रॉपिंग में प्राप्त उपज का अनुपात से है। इसका संबंध पूछ लेगा, इसका संबंध किससे है, तो क्या है, इंटरक्रॉपिंग से प्राप्त जो उपज है, पैदावार है, उससे संबंधित अनुपात है। जैसे यह लीफ एरिया इक्विवेलेंट जो है, इसका सूत्र आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो विभिन्न टर्म है इसको आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसको देखते हैं। ये फैक्ट पॉइंट है, ग्रोइंग डिग्री डे हीट यूनिट कॉन्सेप्ट। अब किससे संबंधित है, इसको आप लोग देखना है। इसको देखिए, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर बटे 2 माइनस बेसिक टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए क्या है इस कॉन्सेप्ट का जो उद्देश्य क्या है। यह फसल विकास निर्धारण का मौसम आधारित सूचक है। ठीक है, किसका है, फसल विकास निर्धारण का मौसम आधारित सूचक है। दूसरा पॉइंट, अथवा यह तापमान निर्देशिका है जिसका उपयोग फसल की परिपक्वता की अवधि का अनुपात लगाने में किया जाता है। फसल पक गई है कि नहीं पकी है, इसकी परिपक्वता को ज्ञात करने के लिए ग्रोइंग डिग्री डे जो है कॉन्सेप्ट जो है का प्रयोग किया जाता है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, यह फसलों में कीट पेस्ट प्रकोप की भविष्यवाणी बताने में सक्षम है। मतलब जो है कीट का प्रकोप जैसे हो रहा है कि होने वाला है, इसका जो है भविष्यवाणी बताता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब इसे ऊष्मा इकाई मतलब थर्मल यूनिट भी कहा जाता है। ग्रोइंग डिग्री डे कॉन्सेप्ट को थर्मल यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख फसलों का ग्रोइंग डिग्री डे। ठीक है, अब ग्रोइंग डिग्री डे देख लेते हैं कितना है इनके ग्रोइंग डिग्री डे, इसको भी ध्यान देना है आप लोगों को। तो कितना है, तो धान का कितना है, किन्हीं किन्हीं बुकों में देखिए अलग अलग फैक्ट हैं, तो परेशान ना होइएगा। आप जो अनुमानता रहेगा तो वही लगा दीजिएगा। जैसे गेहूं में क्या है 2100 से 2400 है, धान में क्या 1700 से 2100 है, मटर में 1100 से 1200 है, कपास में जो है
1900 2500 है। सबसे ज़्यादा किस में है आप देख रहे हैं, कपास का है। और इस नहीं, कपास के बाद देखिए, कपास पहले मक्का सबसे ज़्यादा किसका है, मक्का का है 2200 से 2800। इसके बाद देख रहे हैं कि कपास का है। ठीक है, तो अब आते हैं बेसिक टेम्परेचर की बात करते हैं। बेसिक टेम्परेचर यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि इसका बेसिक टेम्परेचर कितना होता है, पूछ लेगा। धान का बेसिक टेम्परेचर कितना होता है, गेहूं का बेसिक टेम्परेचर कितना होता है, आलू का बेसिक टेम्परेचर कितना होता है, तो क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। बेसिक टेम्परेचर की बात करते हैं, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पौधे की वृद्धि होना संभव नहीं होती है, वह बेसिक टेम्परेचर कहलाता है। जिसपे मतलब पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, वृद्धि नहीं कर पाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, बेसिक टेम्परेचर। वो टेम्परेचर कौन कौन सा है, जैसे यह सामान्यतः ठंडे मौसम में लगाए जाने वाले फसलों का जैसे 5 डिग्री सेल्सियस एवं खरीफ या गर्म जलवायु वाले उगाए जाने वाले फसलों का कितना रहता है, 10 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देख लेते हैं कि जो बेसिक टेम्परेचर है प्रमुख फसलों का बेसिक टेम्परेचर, उसको देखते हैं हम। तो क्या है, फसल है यहाँ दिया गया, यहाँ बेसिक टेम्परेचर यहाँ फ़ारेनहाइट में दिया गया है, यहाँ डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। गेहूँ हुआ, जौ हुआ, जई हुआ, कितना है इसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बेसिक टेम्परेचर, तो 40 होता है। और डिग्री सेल्सियस में बेसिक टेम्परेचर पूछेगा तो कितना है, 4.5 है। अब धान की बात करते हैं, धान हुआ, मक्का हुआ, ज्वार हुआ, तो कितना है इसका फ़ारेनहाइट बेसिक टेम्परेचर, तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो है बेसिक टेम्परेचर सेल्सियस में बात करेंगे 10 है। आप ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, किसका किसका है बेसिक टेम्परेचर सेल्सियस में पूछा जाएगा, धान, मक्का, ज्वार का। आलू का कितना है तो 45 बताएंगे, और सेल्सियस में 7.2 बताएंगे, यानी 7.2 बताएंगे। ठीक है, इसको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फसल सघनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, इसको देखना है। फसल सघनता बराबर क्या होता है, कुल फसली क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणे 100। इसका सूत्र है फसल सघनता की, क्रॉपिंग इंटेंसिटी की। तो भारत की फसल सघनता कितनी है, लगभग जो है, ये इम्पोर्टेंट है, फैक्ट संबंधित, 135 से 138% है फसल सघनता। ठीक है, इसको ज्ञात कैसे किया जाता है, फसल सघनता आप देख रहे हैं, कुल फसली क्षेत्र बटे जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणे 100। तो ये सूत्र नहीं पूछेगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को, कितना है, 135 से 138% है। अब बात करते हैं हम लोग क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन को हम लोग देखते हैं, क्रॉप रोटेशन किसे कहा जाता है। क्रॉप रोटेशन फसल चक्र क्या होता है कि आप जानते हैं, क्रॉप रोटेशन जो है अपनाना जो है एक फसल की गुणवत्ता को या फसल पैदावार में वृद्धि के लिए किया जाता है। आइए हम देखते हैं। फसल चक्र एक ही भूमि, यहाँ वर्तनीय शुद्धि है, एक ही भूमि में साल दर साल अलग अलग फसलें उगाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए, फसल चक्र, अर्थात अनाज की खेती के बाद अगले साल दलहनी फसलें लेनी चाहिए। ठीक है, यह मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है एवं सुधारता है। दूसरा पॉइंट के और बढ़ते हैं, यह मिट्टी के कटाव को रोकता है एवं नमी संरक्षण करता है। अब बात करते हैं, जब हम लोग सॉइल साइंस पढ़ेंगे कि जो है जो हमारी मिट्टी के क्षरण हो रहा है, मिट्टी बह जा रही, उसके रोकथाम के लिए कौन सी फसलें उगाना चाहिए, तो वहाँ हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। और इसके बाद क्या है, इसका क्या लाभ होते हैं, हानिकारक रोगजनकों, कीट पतंगों, निमेटोड और खरपतवारों से होने वाले नुकसान को जो भी विशेष फसल से जुड़े हैं उनको जो है रोका जा सकता है। फसल क्रॉप को जो है क्रॉप रोटेशन को अपनाना इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये फैक्ट आप लोगों को ध्यान देना है। वैसे तो आप लोगों को तैयार ही होगा। चलिए आते हैं फसल सघनता, फसल सघनता, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, इसको देखते हैं। फसल चक्र सघनता, इसका सूत्र आप देख रहे हैं। तो एक वर्ष के लिए फसल चक्र सघनता का जो है रेशियो आप देख सकते हैं। धान के बाद धान और मटर का कितना है, 200%। 2 साल के लिए फसल चक्र सघनता, मूंगफली, गेहूँ, इसके बाद जो है गन्ना 150%। 3 साल के बाद फसल चक्र सघनता, धान के बाद आलू, आलू के बाद गन्ना, गन्ना के बाद पेड़ी रोटेशन। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना है, ये पूछा जाता है।
फसल प्रणाली क्रॉपिंग जो है सिस्टम, इसको देखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्रॉपिंग सिस्टम को देखना है। यह एक खेत पर उपयोग किए जाने वाले फसल के पैटर्न और खेत के संसाधनों जैसे संबंधित कृषि उद्यमों और उपलब्ध घटक की औद्योगिकी के साथ क्रियाकलापों को संदर्भित करता है। ठीक है, अब आते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्वेस्ट इंडेक्स सूचकांक या कहें कटाई सूचकांक किसने दिया है। पहला क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या बताएंगे, इसको ध्यान देना है। पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है, कटाई सूचकांक हार्वेस्ट इंडेक्स किसने दिया, डोनाल्ड ने दिया। सभी लोगों को ये पॉइंट आप लोगों को तैयार है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। प्रकाश संश्लेषण के रूप में CO2 के कुशल उपयोग के लिए फसल सूचकांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह फसल की आर्थिक उपज, इकोनॉमिक्स यील्ड एवं कुल जैविक उपज बायोलॉजिकल यील्ड का अनुपात है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। सबसे ज़्यादा कटाई सूचकांक किसका है, तो आप बताएंगे आलू का है। कितना परसेंट है, तो 82% है, यानी कि 82% है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। इसके बाद इस पॉइंट को देखना है, अनाजों जैसे गेहूं हुआ, मक्का हुआ, धान हुआ का कटाई सूचकांक लगभग कितना परसेंट होता है, 50% होता है। अब दलहनी की बात करते हैं, दलहनी में कितना परसेंट होता है, 25% होता है। तो सबसे ज़्यादा हार्वेस्ट इंडेक्स किसका है, तो आलू का है 82। इसके बाद गेहूं हुआ, धान हुआ, मक्का का है 50%। इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, दलहनी फसलों का कितना है, जो है 25% है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, लेकिन अरहर का कटाई सूचकांक दलहनी में देखिए, इसको पॉइंट को ध्यान देना है। लेकिन अरहर का कटाई सूचकांक सबसे कम है, 19% है। सबसे ज़्यादा किसका है, आलू का है 82%, और सबसे कम किसका है, तो आप बताएंगे अरहर का। दोनों पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसे प्रभावशीलता का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी कहा जाता है। ठीक है, कटाई सूचकांक जो है आर्थिक उपज, यानी कि अनाजों की आर्थिक उपज क्या हुआ है। इसके बाद जैविक उपज जैसे अनाज प्लस भूसा गुड़े 100 है। एचआई गुणांक के विभाजन देख रहे हैं आप। इसके बाद आते हैं कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता का गुणांक। इसको भी ध्यान देना है। स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। पौधे के वह हिस्से जहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है, आमतौर पर पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, इसको हम लोग जब वो क्या बोलते हैं सॉइल साइंस में कवर करेंगे तो वो बताएंगे कि किस तत्व से कौन से पत्तियों का ग्रोथ होता है। ठीक है, तो वहाँ कवर करेंगे। जहाँ प्रकाश संश्लेषण से बना पदार्थ इकट्ठा होता है, आमतौर पर अनाज ग्रेन जिंक होता है। लेकिन अपवाद हो सकता है, जैसे आलू हुआ, आलू में तना, चुकंदर में जड़ें और पालक में पत्तियाँ सिंक। ठीक है, आपको इतना ध्यान देना है। लास्ट पॉइंट बचा हुआ, इसको देखना है, सोरघम सिकनेस। ठीक है, अधिक सीएन अनुपात के कारण ज्वार में के अवशेष सड़ने विघटन के लिए लंबा समय लेते हैं। इसीलिए ज्वार के अवशेष की विघटन प्रक्रिया के दौरान मिट्टी में नाइट्रोजन अशुद्ध अस्थायी रूप से स्थित हो जाती है, जिससे अगली फसल बोने पर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जैसे कि हमारे भारतीय मिट्टी में किसकी कमी है, अगर देखा जाए सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ और पोटाश हुआ, और जिंक की भी कमी है। ठीक है, तो अगर हम सभी की बात करते हैं तो नाइट्रोजन हुआ, पोटाश हुआ, तो इन सब की तत्व की हमारे भारतीय मिट्टी में कमी होती है। तो मिट्टी के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। सोरघम सिकने प्रभाव को कम करने के लिए अगली फसल के उर्वरक देते समय 25% नत्रजन युक्त उर्वरक अधिक काम में लेते हैं। ठीक है, तो आपको
अगर हम आपको इतना क्लियर हुआ तो हम बेसिक चीज़ें करते हैं। आप लोगों को क्या ध्यान देना है, सभी जितना चीज़ें फैक्ट चीज़ें हैं इसको ध्यान देना है। वीडियो को 1 से 2 बार फ्रेंड देखेंगे तो आपका ज़रूर तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं रखते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।